सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वह व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगांव हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए।
इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4 सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां भेजा गया, और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को, मगर
हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, इस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई थी। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है
कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर ए तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि लोग देश छोड़कर भाग न जाए। और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखों को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है। मान्यवर, और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है। और अब उसकी FSL की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं। मान्यवर, ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था। और अब जो पकड़े गए हैं, इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। अब मान्यवर, कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई, जिम्मेदारी हमारी ही है। हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ
कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो, मान्यवर हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर मान्यवर अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए, वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी, और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए, इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है। मान्यवर, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट
अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है, जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई, पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया, एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया, मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जैसे मोहम्मद का आमिर, मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ, अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगांव के दोषी कहां गए, वो पहलगांव के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का काम। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप, इस पर भी गर्व नहीं कर सकते।
मान्यवर, मान्यवर 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। मान्यवर, अब देखें, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई। टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना
पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था। 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर? युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा, दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए,
ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है, मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदंबरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है, देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो। मान्यवर, 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ? मान्य, ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर, ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो? तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर, मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर, 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 मुझे मालूम है पूरे आसाम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे हैं वहां पर आसाम में, पूरे आसाम को पता है। और मान्यवर, 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 जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर, मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ
231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं। सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का। इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और मान्यवर, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। मान्यवर, मैं अभी भी एक बात इस महान सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में। मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में
अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए, मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते हैं मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना आपका, जवाब दे रहे हैं आपका। पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप?
आपने हर सवाल पूछा, सवाल जवाब सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है, मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना, तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर, ये कहते हैं, साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ, प्लीज बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं, बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं, पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज। बिट्टू बैठ जा। मान्यवर, ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर, मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर, अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हो? मान्यवर, मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25
10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7,217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं, हमने संचार साधन बसाए हैं, और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बंद किए। हमने, एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे, पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं, 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई हैं, लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की की है। और परिणाम क्या है मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। मान्यवर, परिणाम आया है। पहले ऑर्गेनाइज टाउन पेल्टिंग साल की 2654 होती थी एवरेज इनकेस में। कितनी मान्यवर? 2654 पथरा होते हैं, 2024 में 0 हो गया। मान्यवर, ऑर्गेनाइज हड़ताल पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है, घाटी में भी हिम्मत नहीं है। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी, अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। मान्यवर, टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी, 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर, जख्मी होते थे 6235 लोग टाउन पेल्टिंग में, आज 0। मान्यवर, आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे, और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था, और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे।
हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ। मान्यवर, चुनाव के दौरान डर का माहौल होता था, अब 98.3% मतदान हुआ पंचायत चुनाव। कांग्रेस की बंद बहिष्कार का समय बंद हो गया। सेपरेटिस्ट बात करना चाहते थे, अब वो नहीं कर सकते। और मान्यवर, 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज्ब उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमिन अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। मानवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं, मान्यवर मैं समझ रहा हूं, पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं, पोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं, टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मानवर, इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मानवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है, और हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत बहुत धन्यवाद।